आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो आमूलचूल परिवर्तन का काम हुआ है, उसका परिणाम यह है कि 2017 के बाद से लगातार प्रतिवर्ष प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लाखों की संख्या में छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के ग्रामीण क्षेत्र में आसपास के जो निजी विद्यालय हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उसका कारण यह है कि मिशन कायाकल्प के माध्यम से हमने उनकी बिल्डिंगें ठीक की हैं, शिक्षाप्रद रंगाई पुदाई की है, बाउंड्री बनाई है, विद्युतीकरण कराया है, पेयजल की व्यवस्था की है। पहली बार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के फर्श पर संगमरमर और टाइल्स दिखी है। माननीय अध्यक्ष, लगातार अभी जो हमने धनराशि जारी की है लगभग 400 करोड़ की, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं बचेगा जहां फर्नीचर ना हो। और समाज के सहयोग से, CSR फंड से, विभाग के धन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण लगातार जो हमको धन मिल रहा है, उससे ग्राम पंचायत निधि से, पंचायत राज विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में भी तेजी से फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। जो निःशुल्क शिक्षा की बात माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कही है, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा की पूरी व्यवस्था हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में है। हम उनको 2 जोड़ी अच्छे रंगीन ड्रेस भी दे रहे हैं, जूते मोजे भी दे रहे हैं। पहले केवल यूनिफॉर्म खाकी कलर का मिलता था, हम उनको बैग भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं। माननीय नेता बसपा ने जो बात अभी कही है अंबेडकर नगर के सापेक्ष में, माननीय अध्यक्ष जी, 2008 से जो नियुक्ति हो रही है बेसिक शिक्षा में, उसमें जो पदस्थापन होता है शिक्षकों का, वो एक नियमावली, अध्यापक तैनाती नियमावली के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही पदस्थापन हो सकता था। यह व्यवस्था 2008 से बनी हुई थी, जिस कारण नगर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी हुई। 1996 में के बाद से पहले स्थानांतरण के माध्यम से उसको पूरा भी कर लिया जाता था। 1996 के बाद से स्थानांतरण भी नहीं हुआ। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र से कुछ स्थानांतरण हुए नगर क्षेत्र में, लेकिन ये विवाद हो गया कि किसको ग्रामीण क्षेत्र से नगर में भेजा जाए, किसको ना भेजा जाए। इस नाते प्रक्रिया रुक गई, जिसके कारण उल्टी स्थिति हो गई। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापक ज्यादा हो गए, लेकिन नगर में कम हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार किसी सरकार ने समग्रता में पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को संज्ञान में लिया है। हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, हर स्कूल को शिक्षक मिल सके, इसलिए हम अध्यापक तैनाती नियमावली में भी संशोधन करने जा रहे हैं। अब ये ग्रामीण और नगर का ये विभाजन खत्म करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जो जहां अतिरिक्त शिक्षक हैं उनका पदस्थापन नगर में करके, जो अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में नगर क्षेत्र में जो शिक्षकों की कमी है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और ऐसे तमाम जरूरी संशोधन हम करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, एक ये मैं आपसे कह सकता हूं, यथाशीघ्र हम जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष, चूंकि वो कैडर समाप्त करना है, नगर और ग्रामीण का विभाजन करना है, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप अगली बार सदन में जब आएंगे, अगले अधिवेशन में, अगले उसमें बैठक में, तो तब तक आपकी ये नियमावली आपके सामने आ जाएगी। वर्मा जी, अब तो मैंने कहा है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, ज्यादातर विद्यालयों में फर्नीचर हो गए थे, जो शेष बचे थे उन सब के लिए मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं। उन सब के लिए लगभग 400 करोड़ की धनराशि हमने जारी की है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय फर्नीचर विहीन नहीं रहेगा। मैंने ये कहा कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी अलग अलग जनपदों में अलग अलग, जैसे सोनभद्र में मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं, जनपद खनिज निधि से वहां के सभी प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे तमाम जगहों पर जो बचे हैं, मैंने ये कहा कि आगे प्राथमिक विद्यालयों में भी फर्नीचर हो, हम उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी संख्या में विद्यालय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी प्राइमरी स्कूल में गांव के पढ़कर आया था, और जहां पढ़ने जाता था वहां कोई भवन नहीं था, 4 खंबे खड़े थे, और बचपन से हमको यही बताया गया था कि यही स्कूल है। मैं कह रहा हूं उस स्थिति से निकालकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने
आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था की है, पंखे लग रहे हैं। अभी जल शक्ति मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जल जीवन मिशन के तहत हर स्कूल को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं, किचन सेट दिया है, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन 50 साल में जो नहीं हुआ वो 3-4 साल में सब कुछ संतृप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हाजी इरफान सोलंकी, आपके क्षेत्र का जो कागज होगा वो मंत्री देख लेंगे। यही मुझे आपके क्षेत्र का शिक्षकों संबंधी जो कागज आप माननीय मंत्री जी को दे देंगे। विधायक जी ने अपने क्षेत्र के संदर्भ में जो बात कही है माननीय अध्यक्ष जी, वो हमको लिख कर दे देंगे, मैं उसको दिखवा लूंगा। 2010 से पहले पास आउट हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनका एकेडमिक गुणांक कम रहता है, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वो 40 साल से ऊपर हो रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति एकेडमिक गुणांक घटाकर सुपर टेट के आधार पर करेंगे, जिससे जी ओवरेज हो रहे बच्चे समायोजित हो सके? ये नीतिगत प्रश्न है। इस सदन में भी और बाहर भी जब कभी कोई भर्ती केवल भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर होती है, तब एक सवाल खड़ा होता है कि जिस लड़के ने परिश्रम करके हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उनको आप महत्व नहीं दे रहे हैं। और जब हम केवल एकेडमिक गुणांक के आधार पर भर्ती करते हैं, तब ये कहा जाता है कि साहब इस पीरियड में नकल होती थी इसलिए नंबर ज़्यादा आ गया, ये ग्रामीण में नंबर ज़्यादा आ जाता है। सर, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा हमेशा ये रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई भी पक्षपात, किसी तरह का भेदभाव का आरोप ना लगे, इसलिए हमने दोनों व्यवस्थाओं को लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम 60% हम लेते हैं जो भर्ती परीक्षा हुई है उसका जो मेरिट है उसके जो अंक हैं उसको, और 40% भारांक हम देते हैं एकेडमिक गुणांक को, ताकि ये बैलेंस रहे। हम छात्र ने जो हाई स्कूल से लेकर के और ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई की है, जो परिश्रम किया है, उसको भी भारांक देते हैं और भर्ती परीक्षा को भी शामिल करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उचित व्यवस्था है और इसका कोई बेहतर विकल्प कभी माननीय सदस्यगण सुझाएंगे तो सरकार उस पर विचार